प्रमेय से दो तरह का क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन लिखता है कि थेल्स प्रमेय को लिखकर उसे सत्यापित करें, ठीक है। और अगर सिर्फ थेल्स प्रमेय का कथन अगर पूछ देता है तो ये होता है 2 अंक का, ठीक है। और अगर सत्यापन पूछता है, इसका सत्यापन पूछता है तो ये होता है 3 अंक का। दोनों मिलाकर के टोटल 5 अंक का क्वेश्चन रहता है। और ये लमसम हर 1-2 साल पर जो है बराबर पूछते रहता है। अगर कभी एनुअल में नहीं पूछा तो कंपार्टमेंटल में पूछ लेता है, और कंपार्टमेंटल में नहीं पूछा तो एनुअल में पूछता है। इसका दूसरा नाम है अनुपातिकता प्रमेय, ये इसका दूसरा नाम, ठीक। उसके बाद कभी कभी सिद्ध कर देता है क्वेश्चन। पहले तो जान लो कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। कहता है कि कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और BC भुजा के समांतर एक DE रेखा खींची जाती है। BC रेखा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो सिद्ध कीजिए। अथवा करके एक क्वेश्चन लिख सकता है इस प्रकार से, एक त्रिभुज ABC में BC के समांतर DE रेखा खींची गई है तो सत्यापित करें AD बटा D बराबर AE बटा EC। मतलब इसको 3-4 प्रकार से क्वेश्चन जो है लिखता है। सबसे पहला टाइप करता है, पूछता है कि थेल्स प्रमेय क्या है, उसका सत्यापन करें। अगर ये दोनों पूछ दिया तो ये 5 अंक का होगा। दूसरा टाइप क्वेश्चन पूछता है थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, तो यह सिर्फ कथन लिखना है, तो वो आ जाएगा आपका 2 अंक में। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंक वाला जो होता है उसमें आ जाएगा, ठीक। एक प्रकार से इस प्रकार। दूसरा क्वेश्चन लिख देगा डायरेक्ट कि अनुपातिकता प्रमेय को लिखकर उसे सत्यापित करें। अनुपातिकता प्रमेय को लिखकर उसे सत्यापित करें। अब बहुत बच्चा कंफ्यूजन में पड़ गया कि सर तो पढ़ाए हैं थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, अनुपातिकता प्रमेय पढ़ाए हैं नहीं। इसी को अनुपात में लिखा हुआ है ना, AD बटा D, अनुपात है ना, हुआ बटा का मतलब क्या हुआ, अनुपात है, तो इसीलिए इसको अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। दूसरा टाइप समझ में आ गया। और तीसरा टाइप जो है कथन की तरफ से दे देता है। हम जैसे में यहाँ पर लिख दें एक त्रिभुज ABC में BC समांतर DE रेखा खींची गई है, ठीक है, खींची गई है, तो सत्यापित करें AD बटा DE बराबर AE बटा EC। मतलब इस प्रकार से सांकेतिक रूप में ये प्रश्न पूछ देता है और पूछता ही रहता है बराबर। तो ये सबसे पहले सवाल समझ में आ गया कि कैसे कैसे परीक्षा में पूछा जाता है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको आगे हम बनाते हैं। सबसे पहले इसका कथन देख लीजिए, या हम यो कहें कि थेल्स प्रमेय क्या है, किसे कहते हैं, वो कथन लिखा रहा है, उसकी परिभाषा। ये जो है थेल्स प्रमेय की परिभाषा है। देखिए ये कहता है, कहीं बाहर नहीं, वो जो फिगर है उसी फिगर में सारा परिभाषा कहेंगे। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, देखिए एक भुजा BC है ना, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है D। तो ये जो दोनों भुजा बचा हुआ, ये इस भुजा के समांतर खींचा गया है, ये रेखा खींचा गया है ना, समझो इसको, इस रेखा के समांतर खींचा गया है यहाँ रेखा। तो 2 भुजा बच रहा है, एगो इस साइड का भुजा, एगो इस साइड का भुजा बच रहा है। तो कहता है कि ये दोनों जो अनुपात होगा वो बराबर अनुपात होगा। तो वही इसमें है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यही हो गया इसका परिभाषा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा
ठीक है। रेखा शेष अन्य भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इससे हम लिख सकते हैं कि यदि त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं, देखो BC है, समांतर खींचा गया है कौन रेखा, D रेखा। BC समांतर कौन रेखा खींचा गया है, D रेखा, ठीक है। तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं AE बटा EC बराबर AE बटा इधर पहले इधर लिखा गया AE बटा EC और AD बटा G, तो इसको लिखेंगे AD बटा G। ये हमको सिद्ध करना है। अगर सिर्फ परिभाषा पूछता है, कथन अगर सिर्फ पूछता है, तो आप इतना लिख दीजिए, आपका 2 नंबर एकदम फिक्स हो गया, इसमें कहीं से नंबर नहीं कटेगा। इतना ये आपका कथन है, ये इसकी परिभाषा है। अगर और अच्छा से अगर लिखना चाहते हैं तो ये फिगर बना लीजिए। इतना हो गया आपका ये कथन फिगर। अब इसके बाद इसका जो है प्रूफ या इसको कहें सत्यापन, वो करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका सत्यापन देखो, सत्यापन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना जरूरी है। सबसे पहले जो फिगर हम बनाते हैं, देखो एक त्रिभुज ले लिए ABC, इसका नाम दे दिए ABC, ठीक, और इसमें BC के समांतर एक DE रेखा हम लोग खींच लेते हैं। तो सत्यापन लिख करके, थेल्स प्रमेय का सत्यापन लिख करके और उसमें डैश दे देंगे और लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC है जिसके BC भुजा के समांतर, BC के समांतर DE रेखा खींचते हैं। कौन रेखा खींचते हैं, DE रेखा। तो यही है, BC के समांतर कौन रेखा खींचे हैं, DE रेखा हम लोग खींच लिए। देखिए फिगर में ही सारा चीज होता है, बस फिगर को सही से समझने की जरूरत है। तो ये समांतर खींचते हैं, इसके कारण से अतः BC समांतर है किसके, D के। तो साबित करना है, क्या करना है, साबित करना है क्या, AD, मतलब ये जो समांतर है, तो ये जो भुजा का अनुपात होगा दोनों का, वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होना चाहिए, ये हमको साबित करना है। इसलिए लिखेंगे AD बटा DB बराबर में AE बटा EC। ये हमें क्या करके दिखाना है, साबित करना है। अब देखिए इस फिगर से तो सारा चीज नहीं सॉल्व हो सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा रचना हम लोगों को करना है। क्या करना है, रचना करना है, कुछ अपना मन से बनाना है। अब देखिए रचना करते हैं। तो देखिए D से एक लंब खींच लेते हैं DM, क्या खींच लेते हैं, एक लंब खींच लेते हैं। और उसके बाद E से जब इधर से खींचे लंब, तो इधर से भी हमको एगो लंब खींचना ही होगा। तो क्या खींचेंगे, EN मान लेते हैं, EN लंब खींच लिए। तो उसी बात को हम लिखेंगे, उसी बात को रचना में क्या करना होगा, लिखना होगा। जो हम करेंगे उसको हम क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो लिखेंगे D से DN लंब, नहीं DM, D से DM लंब। ये जो चिन्ह है वह किसका है, लंब का चिन्ह। उल्टा T जो होता है वह किसका चिन्ह होता है, लंब का। नहीं समझ में आएगा तो लिख देते हैं, ये जो उल्टा T है वह किसका चिन्ह है, लंब का। D से DM लंब किस पर डाले हैं, AE पर। किस पर डाले हैं, AE पर। तथा E से EN लंब, E से EN लंब भी खींचा, E से EN लंब किस पर, AD पर खींचते हैं। उसके बाद B से डॉटेड लाइन, B से डॉटेड लाइन करके किसको मिला लिए, BE को, और D से किसको मिला लेंगे, C को। तो लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसी में, D से C को तथा B से E को मिलाते हैं, ठीक है। अब मैं मिला लिए, देखिए ये इसलिए मिला लिए ताकि हमको कोण लेते समय जो है उसका क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगा, इसलिए हम इसको मिला लिए हैं, ठीक है। तो इतना तक समझ में आ गया होगा।
ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इतना आप लोग पहले लिखिए, फिर इसको मिटाएंगे और उसके बाद फिर बनाते हैं। रचना करने के बाद अब इसका सत्यापन शुरू हो जाता है। अब इसका सत्यापन में देखो, सबसे पहले कौन त्रिभुज लेना है या कौन, तो देखिए यहाँ पर ए डी ई, मतलब इस साइड वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग, ठीक है। फिर से देखो ए डी ई, ये जो ऊपर वाला भाग है इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ तुम लोग एगो क्वेश्चन पूछ सकती है कि सर ए डी ई का ही क्षेत्रफल क्यों लिए, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो चूंकि ये जो रेखा है डी, जो रेखा हम बीसी के समांतर खींचे हैं, वही पूरे त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया है, इसीलिए हम अनुपात निकालना है, इसलिए हमको पहले इसका क्षेत्रफल क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इसलिए लिखे हैं ए डी ई का क्षेत्रफल। तो तुम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ी है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पर है ना। अब देखिए ध्यान से, ए डी ई में, तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस प्रकार से आ रहा है त्रिभुज, इधर आ रहा, और इसका लंब जो है ये जा रहा है ना, हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या, 1/2 और आधार कौन हो जाएगा, ये जो ए डी है, ये क्या है, ए डी है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आधार। और लंब तुमको लिखाए होंगे लंब कि ए डी रेखा पर लंब कौन था, अभी कुछ पढ़ा है, ई एन। कौन था, ई एन। ए डी रेखा पर कौन लंब है, देखो कॉपी में लिखा हुआ, ई एन जो है वो लंब है। तो इसीलिए इसका ऊंचाई का मतलब क्या, लंब है ना, ऊंचाई का मतलब क्या, लंब होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें किसका क्षेत्रफल निकल गया, ए डी ई का क्षेत्रफल निकल गया 1/2 गुने ए डी गुने ई एन। अब देखिए ऊपर के इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकल गया ना, तो अब उसी प्रकार से नीचे के इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब दूसरा त्रिभुज कौन लेंगे, डी बी ए ई में, या बी डी ई में, किस में लेंगे, बी डी ई में। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए 1/2 आधार कौन हो जाएगा इसके लिए, यही रेखा क्या हो जाएगा, यही, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, डी बी, और ऊंचाई कौन होगा, इसका लंब कौन है, ई एन, इसका लंब कौन है, ई एन। एगो चीज और सोचिए, देखिए ये तो हो गया गणितीय नियम से, गणितीय त्रिभुज के नियम से। और नहीं तो अगर शॉर्टकट में दिमाग अगर लगाना है तो इतना सोचिएगा कि पहला तो होगा ए डी ई का क्षेत्रफल, तो आधार कौन होगा जो हमको पहले सिद्ध करना है, ए डी बटा डी भी सिद्ध करना है। तो ए डी इसमें से आ जाएगा और बी डी इसमें से आ जाएगा, आ गया एक साइड का, और दोनों में लंब कौन हो जाएगा, ई एन। देखिए दोनों में ई है ना लास्ट में, दोनों में, तो दिमाग में ये रखिएगा ई जो है वो लंब होगा, ई जो होगा, ई से जो रेखा जाएगा वो कौन होगा, लंब। तो देखिए यहाँ भी ई एन है और यहाँ भी ई एन है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 का अनुपात करने पर, मतलब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, अनुपात करने पर। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का, ये बी डी ई लिखा गया है, इसको डी बी ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, डी बी ई भी हम लिख सकते हैं, या भी कोई दिक्कत नहीं, बी डी ई का क्षेत्रफल। तो देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल क्या है, यही है। तो 1/2 ए डी गुने ई एन, और बटा में इसका है 1/2 गुने डी बी गुने ई एन, ठीक है। ई एन से ई एन, तो क्या आ गया, ए डी बटा डी बी आ गया। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ई का क्षेत्रफल। ये समीकरण हमारे लिए हो जाएगा 3, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो इसको उतारिए, फिर अनुपात प्राप्त हो गया, इस साइड का अनुपात हमें मिल गया, इस साइड भी दोनों साइड का मिल गया। अब अगली बार क्या करना है कि अब इस साइड का लेना है। तो इसके लिए अब देखिए क्या, फिर से ये तो दूसरा त्रिभुज बना हुआ, फिर से इसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको लेना होगा। तो इसलिए लिखेंगे पुनः ADE का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन अब की बार इसमें से हम लेंगे वह इस साइड का लेंगे। किस साइड का लेंगे? इस साइड का। इस साइड का ले चुके ना, अब इस साइड का हमको क्या करना होगा? आधार। ठीक है, मतलब इस साइड का अब हमको क्या करना होगा? लेना होगा आधार। तो ये आधार हो जाएगा। और ऊंचाई देखिए, उस समय लंब हम EN लिए थे, लेकिन इस बार ये लंब EN होगा? नहीं होगा। अब लंब कौन हो जाएगा? DM। तो इसलिए लिखाएगा ऊंचाई में क्या लिखाएगा? DM। तो 3 को क्या, ये हमारे समीकरण हो जाएगा। क्षेत्रफल हमें निकल गया। उसके बाद इससे पहले बार ये कोण भी हम ले चुके थे। तो नीचे साइड से कौन कौन बचा, कौन त्रिभुज बचा हुआ? ये त्रिभुज हमारे पास बचा हुआ। कौन बचा हुआ है? DEC या EDC। तो लिखेंगे CDE, हाँ लिख सकते हैं CDE का क्षेत्रफल, या DEC। कौन यहां लेना होगा? DEC का क्षेत्रफल। तो फिर फार्मूला हो गया एक ऊंचाई, फार्मूला यही होगा समकोण त्रिभुज। अब आगे देखिए 1/2, अब देखिए थोड़ा सा ज्यादा नहीं सोचना है। आ गया तो आधार नीचे वाला कौन हो जाएगा? EC। यही सिद्ध करने वाला। ऊंचाई में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। DM कटेगा तब ना AE/EC बचेगा। क्या बचा हुआ ना रे? तो ऊंचाई कौन हो जाएगा इसका? DM। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या समीकरण हो गया? 5वां समीकरण हो गया। तो फिर लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 को अनुपात करने पर देखिए हम यहाँ पर अनुपात लिख देते हैं ना, तो अनुपात के जगह पर यहाँ पर हम भाग भी लिख सकते हैं, कोई भाग करने पर। तो देखिए, तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में किसका? त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 E गुने DM बटा में 1/2 गुने EC गुने DM। देखिए ये DM से DM, 1/2 से 1/2, तो क्या बचा हमारे पास? AE/EC। तो लिखेंगे, इधर लिख लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में DEC का क्षेत्रफल। ये हमारे लिए हो गया क्या समीकरण? 6ठा समीकरण। क्या समीकरण? 6ठा समीकरण। चलिए इतना उतार लीजिए। क्षेत्रफल आया, ADE का क्षेत्रफल है ना, और DEC का क्षेत्रफल। तो दोनों को देखो, ADE और उसके बाद है DEC, दोनों जो है एक ही आधार का क्षेत्रफल है, इसी पर आधार पर है। तो इसलिए लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल है। तो इसीलिए ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल भी किसके बराबर हो जाएगा? AE/EC के। ठीक है, तो अब लिख लेंगे समीकरण, इसको ना मान के 6, इसको 6 मान, ठीक है। तो अब इसमें लिख लेंगे, इसीलिए समीकरण कितना था? 3 AD/DB बराबर AE/EC। ये हो गया हमारा। अगर इस प्रकार से इतना पूरा बना देते हैं तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाए, हो गया। इसमें कहीं से कोई काटने वाला बात नहीं होता। लिखते समय इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। हाँ, इतना बड़ा। अब थेल्स प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाता है,
वो तो हो गया 5 नंबर का प्रश्न, लेकिन इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, उसको समझिए। यहाँ तो हम फिगर में लिख दिए हैं, लेकिन ये अलग तरह से भी परीक्षा में लिखा जाता है। अब सबसे पहले इसको समझ ले। कह रहा है दिए गए चित्र में DE समांतर है BC के, तो EC ज्ञात करें, ठीक है। मतलब यहाँ तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ इसके अलावा परीक्षा में और लिखल रहेगा AD बराबर 2 सेंटीमीटर, कॉमा DB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 1.6 सेंटीमीटर है, तो EC का मान ज्ञात करना है, ये लिखा हुआ रहेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए लिखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। यहाँ अब कैसे समझेंगे कि ये थेल्स प्रमेय है, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बात, DE समांतर है BC के, यही आपको समझ आएगा कि यह जो है वह थेल्स प्रमेय है। क्या समझाएगा, यह थेल्स प्रमेय है, यही समझाएगा। तो यहाँ पर हमको लिख देना है, सोचे लिख देना है AD बटा DB बराबर में AE बटा EC, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आगे। AD का मान कितना दिया हुआ है 2, DB का मान कितना दिया हुआ है 3 और AE का मान दिया हुआ है 1.6। अब बट्टा में EC हमको निकालना है, तो लिख लिए EC, लिख लिए। अब इसको कर लेंगे, गुना करेंगे, तो 2 को EC से, तो 2EC आई हो जाएगा 16 या 48 कर लेंगे, दशमलव हटा के गुना कर लेंगे, अब बाद में दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। ये 2 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 दूना 4, दशमलव 2 चौका 8, EC बराबर कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये थेल्स प्रमेय से आधारित इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। इसके अलावा देखिए, ये तो सीधा सवाल दिया हुआ, सीधा दिया हुआ, इसको थोड़ा सा टेढ़ कर देगा, ये तो बन गया थोड़ा सा समकोण त्रिभुज, इस प्रकार बना दिया, लिख दिया ये P है, ये Q है, ये R है, ये दे दिया है 2:3 या 2:3 पर तो सवाल बना हुआ है, तो इसको मान लीजिए 4:5 दे दिया, 4-5 दे दिया, और ये दे दिया है 6। तो ये पूछ रहा है X बताइए, जहां पर QR समांतर है M और N के। अब बच्चा कंफ्यूज में पड़ जाता है कि आखिर ये तो सीधा करके दिया हुआ और ये तिरछा हुआ, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तिरछा दिया हुआ, तो उससे क्या, यहाँ अगर लिख दिया, यहाँ क्या लिखेगा, देखिए यहाँ बताइए तो क्या लिखेगा समांतर होने के लिए, QR, क्या लिखेगा, QR समांतर है किसके, MN के। अगर इस प्रकार से लिख लिया तो हम क्या NR का मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, चलो निकाल के दिखाइए, ठीक है। इस सवाल देख के तुम कहती है कि नहीं समझ में आया, इसका फार्मूला कैसे बताएंगे, कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ ये देखना है कि QR MN के समानुपाती है, मतलब समांतर है, दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, QR MN के समांतर है, तो हमको क्या करना है, देखिए उस समय क्या बताए थे कि इस साइड वाला अनुपात बनेगा और इस साइड वाला भी क्या बनेगा, अनुपात बनेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यही लिखे हम कि AD बटा, ये जो हम लिखते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये तो सिर्फ उस त्रिभुज के लिए था, लेकिन यहाँ तो बदल दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए PM, यहाँ पर M है ना, तो PM क्या लिखेंगे, PM बटा में क्या लिखेंगे, MQ, PM बटा में MQ बराबर, इस साइड का लिख लिए, अब इस साइड का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, PM बटा NR, ठीक है। अब इसको पहले प्रोसेस से बना लेते हैं, तो देखिए PM का मान कितना दिया हुआ, 4 बटा MQ का मान कितना दिया हुआ, 5, PN का मान कितना दिया हुआ, इसका मान क्या माने है, X। अब इसको कर लेंगे तो हो जाएगा 6×5 30, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4x, तो x का मान अगर निकालते हैं तो 30 बटा क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर 7.25 होगा ना, 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, 30 में 4 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, हाँ ठीक है 7.5 आ गया सेंटीमीटर। तो
देखिए, तो ये तो हो गया प्रोसेस से। आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रोसेस नहीं बनाना, तो सिर्फ आप देखिए ये कि ये जो निचला लाइन है, देखो तो डायरेक्ट बनाने का तरीका, ये जो निचला आधार है क्यू आर अगर समानुपाती दे रहा है बीच वाला रेखा को, तो तुम डायरेक्ट लिखो क्या, 4/5 4/5 बटा 6/x। इतना लिख करके हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना और इस पर से डायरेक्ट निकाल लेना। बात समझ में आ गया होगा। तो थेल्स प्रमेय पर इसी प्रकार से और सारा प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न और देते हैं जो इससे थोड़ा सा अलग होगा, अलग है और ये भाषा में दिया हुआ। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ दिया हुआ, कैसे समझेंगे कि ये थेल्स प्रमेय कह रहा है त्रिभुज ABC है। क्या है, त्रिभुज ABC है। तो फिगर बना लेते हैं। देखिए कोई भी चीज का सॉल्यूशन उसी में रहता है, बस उसको सही से कीजिए। तो ये ABC हो गया, ये त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि बिंदु D और E क्रमशः भुजाएं AB और AC पर है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है D जो है वह किस पर है, AB पर। पहला का पहला, ये क्रमशः लिख दिया ना, इसका मतलब ये पहला का पहला होगा। तो D बिंदु किस पर है, AB पर। तो AB पर D बिंदु हो गया। और E बिंदु जो है वह किस पर हो जाएगा, AC पर। ये हो गया E बिंदु। अब यहाँ सवाल में आगे कह रहा है कि इस प्रकार है कि DE समांतर है BC के। देखिए अब हमको मिल गए यहाँ। अब इससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या, कौन सा प्रमेय पर है, थेल्स प्रमेय पर है। किस पर है, थेल्स प्रमेय पर। तो इस लाइन को हम मिला लिए। क्या कर लिए, मिला लिए। अब हम हमारे दिमाग में सेट हो गया कि ये कौन प्रमेय पर है, थेल्स प्रमेय पर। और इसके बाद हमको दे दिया है, ये कर दिया है कि D समांतर है BC के। उसके बाद हमको जो दिया गया है, दिया है AD बटा DB बराबर 4/5। मतलब इस साइड का मान हमको दे चुका है। कितना दिया है, ये दिया है 4 और ये दिया है 5। और कह रहा है AC है आपका 18 सेंटीमीटर। AC देखिए AC दिया है, मतलब यहां से यहां तक का मान कितना दिया है, 18। कितना दिया है, 18 दिया। तो हमसे पूछ रहा है AE का मान। इसका मान हमको क्या करना है, निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ चूंकि अभी तक तो दे रहा था, इसका मान दे देता था, इसका मान पूछ रहा था, है ना करा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया, घुमा दिया। अब पूरा का मान दे दिया है और कहा है कि इसका मान निकाल के दिखाइए। तो क्या नहीं करेगा। तो वही, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, इसी पर थोड़ा सा बीज गणित में थोड़ा सा जाना है, उसके बाद सवाल पर। तो मान लेते हैं, माना कि AE बराबर x सेंटीमीटर। AE को क्या मान लिए, x। AE को मान लिए x। अब हमको EC निकालना है। तब बताइए, ये टोटल दो भाग न है, दो भाग। तो दो भाग को जोड़ने पर 18 दिया। जैसे मान लो कि रानी और भावना दोनों एगो बहन पा के यहाँ गई गिफ्ट लेकर के, तो दोनों मिला करके 60 रुपया खर्चा किए उसको देने के लिए। अब भावना उसमें अगर 20 रुपया दी है तो रानी कितना दी होगी, 40 रुपया। कितना निकला, तो टोटल खर्चा में से भावना का खर्चा को क्या कर लिए, घटा लिए। तो उसी प्रकार ये टोटल लंबाई है 18, उसमें से ये भावना खर्च की कितना रुपया, 100 रुपये। तो रानी कितना खर्च की होगी, 18 में से 100 को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यही होगा। तो बात समझ में आ गया होगा कि कितना निकाल लिए से। अब इसी चीज को अब हम थेल्स प्रमेय पर ले आएंगे और इसको बनाएंगे। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD बटा DB का मान हमको मिला हुआ, कितना दिया हुआ है, 4/5 है ना दिया हुआ। और इसको AE को मान लिए हैं x, EC मान लिए हैं। EC का जो मान है वह कितना है, 18 माइनस x। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब इसको थोड़ा सा सही से गुना कर लेना। 5 को x से तिरछा गुना 5x, 4 को इंटू गुना कर लेंगे, 4 इंटू 18 माइनस x। तो हो जाएगा ये 5x बराबर 18 चौक, ये गुना कर लेंगे 72। 4 को देखिए दोनों में ना गुना है, तो 4 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। या इसको उठा के x वाला एक तरफ आएगा ना, जात भाई सेम जात भाई के पास जाएगा, वही बैठता है। तो इधर आ जाएगा x प्लस में 4x बराबर में कितना, 72। या 9x बराबर में कितना, 72। 9 8 72।
अब बच्चा वाला नहीं करना कि 9 को उधर ले जाएंगे तो बटा में करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा सीनियर में है तो इसी प्रकार से दिमाग लगा डायरेक्ट काट लेना। तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। x हम किसको माने थे, AE को माने थे। किसको माने थे, AE को माने थे। तो AE बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ में आ गया होगा तो लिख लीजिए।